हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ रहे थे कि नेशनलिज्म क्या है, क्या क्या चीज नेशनलिज्म में होती है, किन किन चीजों को रखा गया, राज्य की कल्पना कैसे की गई है और देश की कल्पना किन आधारभूत तत्वों से की गई है। इन सारे चीजों को हमने देख लिया, आपकी बात करी और इन चीजों को जानने का और समझने का हमने प्रयास किया। क्लियर है? इतना हम लोग पढ़ चुके, इतना हम लोग देख चुके, इतना हम लोग इन पर बात कर चुके। क्लियर है? राष्ट्रवाद क्या है, किस तरीके का साधन चलाते हैं, क्या कुछ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ से बचा हुआ था, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यह तब क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों की सामूहिक विश्वास और आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बंधा होता है और कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोगों को उस ग्रस्त समुदाय के लिए गढ़ते हैं। वे अपनी पहचान में कायम रहते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों के कुछ मान्यताओं की पहचान और भाव के समझने की कोशिश करें। साझे विश्वास पर हम लोग बात करते हैं। साझा विश्वास। पहला, राष्ट्र विकास विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़ नदी की तरह नहीं होते कि राष्ट्र कैसे हैं, जैसे आपके पहाड़ और नदी और भवन है, इस तरह से राष्ट्र नहीं होते। क्लियर है? जिन्हें हम देख सकते हैं कि और जिनका हम स्पर्श कर सकते हैं, वे ऐसी चीज भी नहीं है जिन्हें हम लोगों को विश्वास या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो। समाज के लोग राष्ट्र की संज्ञा का ज्ञान देते हैं, शारीरिक विशेषताओं और आचरण पर टिप्पणी नहीं करते हैं। ये महसूस भविष्य के लिए एक सामूहिक पहचान और राष्ट्र का प्रमाण है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। माने कि राष्ट्र की तुलना में विकास टीम जो की जा सकती है, जब हम बात करते हैं कि हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं या खेलते हैं, इससे कुछ ज्यादा जरूरी है कि हम स्वयं को एकीकृत समूह में मानते हैं। अगर वे अपने बारे में इस तरह के नहीं सोचते हैं तो उनकी हैसियत की जाती है। वे खेल खेलने और काम करने के लिए महज अलग अलग व्यक्ति रहेंगे। एक राष्ट्र अस्तित्व में तभी कामयाब रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास होगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। कैसा हो, कोऑपरेशन की जब भावना रहेगी तो ही वो चीजें हो सकती हैं जिस तरह की आप बात करते हो, क्योंकि कोऑपरेशन की भावना में लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और मिलकर चलते हैं, राष्ट्र के अस्तित्व को कायम रखते हैं। क्लियर है? कोई खेल काम काज का नहीं रहता, बल्कि राष्ट्र को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजें चलती हैं। आइए थोड़ा इतिहास इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। दूसरे जो लोग अपने एक को राष्ट्र मानते हैं, उनके भीतर अपने बारे में बहुत स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। कह रहे जो अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, कहते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुधा स्थायी ऐतिहासिक भावना होती है। यानी कि राष्ट्र खुद को इस रूप में देख सकता है जैसे कि बीते अतीत के साथ साथ भविष्य को समेटा हुए है। वे देश के स्थायी पहचान पर खाका प्रस्तुत करते हैं और साझी स्मृतियां, किंवदंतियों, ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए इतिहास बोधन निर्माण करते हैं। इस प्रकार के राष्ट्रवादियों ने यह भी दावा करने के लिए एक स्थायी भारत का लंबा और अटूट विश्वास रहा है। सभ्यता मूलक तंत्र और एक राष्ट्र की बुनियादी याद है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों के साक्ष्य उपलब्ध हैं। उदाहरण में नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि बाहरी लोग वे लोग हैं जो विविध और अनियमित हैं, लेकिन हर जगह एकात्मक की तरह जबरदस्त छापती है। मुझे युग के साथ जोड़ दें और हम राजनीतिक भविष्य की दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। क्या करता है हमको, जो राजनीतिक भविष्य है उसको हमको दुर्भाग्य झेलना पड़ता है।
तीसरा, बहुत सारे लोग राष्ट्र की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ ही साथ रहने वाले जड़ें साझे अतीत की याद लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध करा देती हैं। उन्हें एहसास भी दिलाती हैं कि इसलिए कि आश्चर्यजनक नहीं है। जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक ग्रह भूमि की बात करते हैं, लोग जिस भू क्षेत्र पर अपने अधिकार को जमाते हैं, जिस तरह रहते हैं, उसका दावा पेश करते हैं और उसे महत्व देते हैं। राष्ट्र अपनी अपनी ग्रह भूमि का, ग्रह मतलब जहां आप रह रहे हैं उस जमीन को कहते हैं, भूमि का विभिन्न तरीकों से व्याख्यान का मतलब होता है एक्सप्लेन करते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है। अब देखिए, आपने कहा ये हमारी मातृभूमि है, कोई इसका जैसे हम कहते हैं हम भारत माँ कहते हैं, तो हम किसका बोध कराते हैं? हम लोग मातृत्व का बोध कराते हैं, उसको पैतृक भूमि। कोई भी पवित्र भूमि, उदाहरण के लिए यहूदी लोग अपने इतिहास में ज्यादातर इस समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे और फैले रहे। इसके बावजूद वे हमेशा दावा किया कि उनका मूल गृह स्थल फिलिस्तीन है। वो क्या कहते रहे यहूदी लोग कि हम कहाँ के हैं? फिलिस्तीन का। और कहते हैं फिलिस्तीन क्या है? उनका स्वर्ग है। भारतीय राष्ट्र की पहचान उपमहाद्वीप की नदियां, पर्वतों और आंचलों से है। चूंकि हम भूमि के एक क्षेत्र को एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है, लिहाजा गर्भ भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है। ये जो जमीन का संघर्ष है ना, ये बड़ा एक कारण नहीं है। फिलिस्तीन का मुद्दा अगर आप देखो, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों धर्म यह दावा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लिए है। लेकिन जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है वो आप जानते हैं कि वो इसके प्रभुत्व को लेकर ही है। चलिए आगे देखें। साझे राजनीतिक आदर्श होता है। हालांकि हम अपने भू क्षेत्र की या ऐसी ऐतिहासिक पहचान लोगों को एक होने के लिए, बोध करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह रहे जो हमारा अपना भू क्षेत्र है, हमारे जो साझी ऐतिहासिक पहचान है, उसका एक बोध कराते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन भविष्य के बारे में जरा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामूहिक पहचान की मूल बात है, जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्यों की इसके बारे में एक साझा दृष्टि होती है। वे किसी तरह के राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में वे शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ ही साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार है कि राष्ट्र के रूप में उन्हें राजनीतिक पहचान बनाते हैं। क्या मिलती है उनको? राजनीतिक पहचान। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्य और आदर्शों की साझी प्रतिबद्धता ही है। राजनीतिक समुदाय राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय सदस्य कुछ दायित्व से बंधे हैं और ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकार को पहचान लेने में पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के निर्माण में अपनी नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को जान और मान लेते हैं तो इसे राष्ट्र के बावजूद ही है। हम यहां तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारी में इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना ही राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा है। कैसा है? ये मान लेना सबसे बड़ी आपका कड़ी परीक्षा है। ठीक। अब है साझी राजनीतिक पहचान। साझी राजनीतिक पहचान क्या है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं, कैसा राज्य बनाए, समाज बन जाते हैं, उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टिकोण को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं। इसके स्थान पर वे एक समान भाषा या जातीय एवं परंपरा संस्कृति चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलने वाले आपस संवाद में काफी आसान बना देता है।
समान धर्म होने के बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्योहार मानना, मौकों पर छुट्टी चाहना, प्रतीकों की धारणा लेना करीब लगता है, लेकिन उन्हें मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। कैसा होता है? जो मूल्य हैं उनके लिए भी वो खतरा। चलिए, तो किस तरह का विश्वास, किस तरह की चीजें, कैसे जुड़ी साझी परंपराएं हैं, इनको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। दो कारण हैं जो एक दूसरे को बड़े धर्म या अंदरूनी तौर से विविधता से भरे हुए हैं। कह रहे बड़े धार्मिक हैं जो आम तौर पर विविधता से भरे हुए हैं। आपने समुदाय के अंदर चलने वाले संवाद के कारण ही बने और पढ़े हैं। परिमाण स्वरूप धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ बने हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों में उनकी व्याख्या काफी अलग है। देखिए, एक देश है, देश के अंदर कुछ धर्म है, धर्म के अंदर कुछ आपके पंथ हैं। जैसे कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई शाक्य को मानता है। उसके अंदर भी फिर विचारधाराएं हैं। जैसे अब जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उसमें भी कुछ विचारधाराएं हैं। किसी का तिलक ऐसे मिलेगा, किसी का काला मिलेगा, किसी का पतला मिलेगा। तो ये अलग अलग संप्रदाय के रूप में मानते हैं और इन संप्रदाय को हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर है? तो धार्मिक ग्रंथ और नियम और उनकी व्याख्या काफी अलग होती है। अगर हम इन विभिन्नताओं का उल्लेख करें तो एक समान धर्म के आधार पर पहचान स्थगित कर दें और उनकी आशंकाओं को बहुत कम प्रत्यक्षवादी दमनकारी समाज का निर्णय कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि अधिकार समाज संस्कृति के रूप से विविधता से भरे हैं और एक भू क्षेत्र पर विविध धर्म और भाषाओं के साथ साथ रहते हैं। किसी भी सदस्य की शर्तों के रूप में किसी खास धार्मिक या भविष्यक पहचान के आरोपित करने में कुछ महत्वपूर्ण निश्चित रूप शामिल होने जाएंगे। इसमें शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोल देते, हानि होगी। दोनों स्थितियां समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता के रूप में आदर्श की भारी कटौती होगी, जिसे हम स्वतंत्रता का अमूल्य मानते हैं। इन्हीं कारणों से यह बेहतर लोगों के राष्ट्र की कल्पना और राजनीतिक शब्दावलियों में, ना कि संस्कृति पदों में। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल, भाषा के जरिए एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। मूल्य समूह के देश में ये सब चीजें आपकी दर्ज की जाती हैं। ऊपर कुछ स्थिति की पहचान की गई है जिससे राष्ट्र में अपने सामूहिक पहचान का एक व्यक्तित्व है। आप देखते हैं कि जो राष्ट्र बनता है उसका एक अपना व्यक्तित्व रहता है। अगर अभी आपके दिमाग में तुरंत पाकिस्तान आए तो उसकी छवि आपके दिमाग में आ जाएगी। तुरंत यूएस आए तो आपकी एक अलग छवि बनेगी। कनाडा आए तो उसकी छवि जो है अलग आपके रूप में हो जाएगी। हमें यह भी देखा गया है कि लोकतांत्रिक राज्य की पहचान इसे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़ा जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरी रह गया है कि आखिरकार लोग खुद को राष्ट्र के रूप में निरूपित करते हैं। कैसे करते हैं? राष्ट्र के रूप में निरूपित। और विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या हैं? आगे इन दो खंडों में हम लोग इन पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कैसा कुछ है और क्यों है। देख लिया, राष्ट्र का आत्मनिर्णय। बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने, भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है और उनके पक्षीय राजनीतिक इकाई और राज्यों के दर्ज में मान्यता और स्वीकार दी जाती है। अक्सर ऐसी मांग उनको लोगों की ओर जाती है। वे लंबे समय से किसी भू भाग पर रहते हैं और जिन्हीं पहचान का बोध हो जाए
कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बने हैं, उन्हें अच्छी जुड़े हैं, उनके दावों का संबंध भी है। क्लियर है? ये सारी चीजें दिखाई। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आत्म राष्ट्र निर्णय की हम बात करते हैं। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।